Assalamu alaikum student. Our today topic is about Charles Law. Learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to explain the Charles Law of gases. Let's watch a video of Charles Law and note the important points regarding the Charles Law of gases. Let's start. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। जिस तरह हमने कहा था कि बॉयल्स ने भी एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, गैस के वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी तरह हमारे पास चार्ल्स ने भी 1787 में गैस के वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टडी किया है और उस रिलेशनशिप के रिजल्ट में उसने अपना एक लॉ बनाया। उस लॉ में उसका क्या कहते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उस लॉ में वो कहता है कि हमारे पास अगर गिवन मास ऑफ अ गैस है, डिफाइन उसने किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आप देख सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम वो कह रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, टेम्परेचर के, और प्रेशर यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखना है, वो आप लोगों ने रखना है कांस्टेंट। मींस कि प्रेशर आपके पास चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास जो गिवन मास है, अगेन हम बात करते हैं गिवन मास का क्या मतलब है, आपको जितना मास गिवन होता है, आपको 1 किलोग्राम है गिवन है, आपके पास 5 किलोग्राम है, आपके पास 10 किलोग्राम है, वट एवर आपके पास जो भी है, लेकिन जो भी आपको गिवन है वो आपका गिवन मास हो गया। सो हम सपोज लेते हैं हमारे पास 1 किलोग्राम गिवन मास है। सो अगर 1 किलोग्राम गिवन मास ऑफ अ गैस है हमारे पास और इसका प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अब ऐसा होता क्यों है, आप देखें हमारे पास ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, कोलिशन करते हैं। तीसरी बात, रैंडम मोशन और कोलिशंस क्यों करते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर मैं सपोज करता हूं मैं इस सिलेंडर को हीट दे रहा हूं, जब मैं इस सिलेंडर को हीट दूंगा, हीट के रिजल्ट में होगा क्या, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद इंक्रीज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ हीट। जब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रिजल्ट में ये क्या करेंगे, इनके जो रैंडम मोशंस और कोलिजन है वो भी बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। स्पीड अप होने के रिजल्ट में ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बात क्लियर हो गई हमारे पास। ये चार्ल्स लॉ ने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कब, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। हमारे पास इन्होंने रिलेशनशिप को जो बनाया था V इज प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको रेस कर लेता हूँ, हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन को हम रिमूव करके कांस्टेंट लगा देते हैं, हमारे पास K बन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एंड हमारे पास T या K की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, T यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे की जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो K इज इक्वल टू V ओवर T। ये हमारे पास रिलेशनशिप एक बन गया। सो बुक में लिखते हैं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर जो है गैस का अगर वो इंक्रीज होता है हमारे पास तो वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज होता है। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे पास सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मेरे पास गैस फिल है, गैस का आपके पास वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। मींस कि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी है, कोई भी आपके पास टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपका होगा T1 होगा आपका, और आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो आपका होगा V1। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद या डिक्रीज करने के बाद आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मींस कि आप टेम्परेचर चेंज करने के बाद वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू, हमारे पास किस चीज की इक्वल है, V2 ओवर T2। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है एक, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट। Points to be remembered.
The volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure is kept constant. This is the Charles law. So here we have an expression for Charles law. V1 over T1 is equal to V2 over T2, or V1 multiply T2 is equal to V2 multiplied by T1. So here we have a mathematical verification for Charles law. Watch the video and note the important mathematical verification regarding the Charles law. Let's start. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसकी की है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या चीज है इसकी, एक्सपेरिमेंटली किस चीज को प्रूफ किया है इसने। उन्होंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, हमारे पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर इन्होंने हमारे पास इसके नीचे हीट जलाई हुई है। सो हमारे पास इसका जो है टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमारे पास ये ऊपर से सील किया हुआ है, ऊपर से हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, लेकिन ये जो पिस्टन हमारे पास है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। मींस कि ये ऑटोमेटिकली अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे पास ये पिस्टन ऑटोमेटिकली खुद ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। सो यहाँ पे ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर आपके पास गैस फिल की गई है। अगर ये टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब से, अगर हम इसको ले जाते हैं किस पे 100 सेंटीमीटर क्यूब पे, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास बन जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों होता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप हीट प्रोवाइड करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये रैंडम मोशन और कोलिजन और ज्यादा तेज करेंगे। रैंडम मोशन और कोलिजन ज्यादा तेज करेंगे तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा डिवेलप हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा डिवेलप होने के रिजल्ट में ये हमारे पास जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है ये ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स का या गैस का हमारे पास जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे चार्ल्स लॉ का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके साथ कुछ रेलेवेंट एग्जांपल है वो भी हम साथ सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल्स क्या कहते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं एक बात आपको अगेन बता दूं, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वॉल्यूम, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे है, इस बात को जरा समझें गौर से। मैं एक दफा फिर से, 2-3 दफा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफा फिर से कह रहा हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आप लोगों ने पिस्टन लगाया हुआ, लेकिन ये पिस्टन आपके पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस पिस्टन होना चाहिए। मींस ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे मूव कर सके। बात क्लियर। इस सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने गैस फिल की हुई है, ओके। आपके पास अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपके पास इसका जो वॉल्यूम है वो है आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं। मैं अगेन, यही सिलेंडर हमारे पास आ गया, हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो वॉल्यूम बनता है वो आपके पास बन जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसा होता क्यों है, अब ऐसा इसलिए हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, जो रैंडम मोशन है, जो कोलिजन है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। जब वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, रिजल्ट में प्रेशर डिवेलप हो जाएगा। प्रेशर कैसे डिवेलप होगा, देखे ना, गैस मॉलिक्यूल्स है, ये कोलाइड करेगा, रैंडम मोशन करेगा, यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा है, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या चीज है, ये हमारे पास प्रेशर है ना। सो जितना हमारे पास कोलिजन ज्यादा होगी, जितने हमारे पास रैंडम मोशन ज्यादा होगी, उतना ही प्रेशर ज्यादा डिवेलप होगा। जब प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा डिवेलप हो जाएगा, ये पिस्टन हमारे पास ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ।
ये हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगा, गैस मॉलिक्यूल्स और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे। क्यों? वो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। सो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाएंगे, रिजल्ट में हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके एक दो Numerical problem. Let's watch the video regarding the numerical problems of Charles' law and note how Charles' law helped to solve the different numerical problems related to the gases. Let's start. हमारे पास 5.3 एग्जांपल है। इसमें कहते क्या है, हमारे पास है a sample of oxygen gas has a volume of 250 centimeter cube at हमारे पास -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मींस कि आपको V1 भी गिवन है, V1 आपके पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास जो टेम्परेचर गिवन है वो गिवन है हमारे पास T1 आपके पास गिवन है, वो कितना है -30। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, जब आपके पास न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने एक काम करना है। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, वो टेम्परेचर आपने केल्विन में चेंज करना है। और केल्विन में आप लोग चेंज कैसे करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 273 प्लस हमारे पास सेल्सियस। मींस के हमारे पास केल्विन में अगर आपने सेल्सियस को चेंज करना है तो 273 प्लस सेल्सियस, सेल्सियस मीन जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है वो आप 273 में प्लस कर दें, आपके पास टेम्परेचर किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास केल्विन में चेंज हो जाएगा। ये हमेशा आप लोगों ने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपने हमेशा सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा। लेकिन वैसे अगर आप लोगों ने केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, वो आपके पास बन जाएगा K माइनस 273। सो हम प्रोसीड करते हैं। हमें टेम्परेचर किस में गिवन है, वो हमें गिवन है सेल्सियस में। सो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज है, देखिए हमारे पास है सेल्सियस हमारे पास है -30 और साथ हमारे पास है +273। इसको हमने उल्टा लिख दिया, इसको हम सीधा कर देते हैं। ये हमारे पास एक ही बात है, 273 प्लस सेल्सियस या सेल्सियस प्लस 273। सो आप जैसे मर्जी लिख लो, रिजल्ट आपके पास एक ही आएगा। -30 प्लस 273, इसका रिजल्ट आपके पास जो आएगा -30 273, वो हमारे पास आता है 243 केल्विन। अब आपके पास टेम्परेचर जो है वो आप लोगों ने ये वाला लेना है केल्विन में, सेल्सियस उसको आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मींस हमारे पास V2 भी गिवन है। सो V2 हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ये T2 मांग रहे हैं, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है। सिर्फ मैं एक समझा देता हूँ। आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है 250, कौन से टेम्परेचर पे, जब आपके पास टेम्परेचर है -30, उसको हमने कन्वर्ट किया 243 डिग्री केल्विन, सॉरी 243 आपके पास जब टेम्परेचर है उस पे आपके पास ये वॉल्यूम है। अब आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इट मींस कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो आप लोगों ने ये कैलकुलेट करके मुझे ये लाजमी बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है और ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, second example, a sample of hydrogen gas occupies a volume 160 centimeter cube at 30 degree centigrade. So हमारे पास इसका V1 भी गिवन है और हमारे पास T1 भी गिवन है टेम्परेचर। अगेन आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर देते हैं, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इनिशियल हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है नहीं सपोज हमारे सॉरी हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और इसका हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 100 पे लेके गए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा और क्यों आएगा, ऐसा होता क्यों है, ये आपका काम है। ये मुझे लास्ट में आप लोगों ने करके सॉल्व करके ये बात मुझे बतानी है। सो हमारे पास चार्ल्स लॉ का टॉपिक, इसके साथ रेलेवेंट जो एग्जांपल्स थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
So here we have an assignment regarding the Charles law. Write the answers of the following questions in your notebook. Question number 1. State Charles law and explain the mathematical expression for the Charles law.